नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है HPSSC का, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, डेफिनेटली वहाँ पर आपको हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए 21 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच इज़ नॉट मैंशनड इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से जो है कौन सा मेंशन नहीं किया गया है। देखो, अगर आपने प्रियम्बल एक बार पढ़ा है तो प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रियम्बल एक बार जरूर आपको पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ा होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आता है स्टार्टिंग में ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, उसके बाद आता है, उसके बाद वर्ड आते हैं सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये वर्ड आपने पहले ध्यान रखने हैं। और उसके बाद आता है कि एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, कि हम सिटीजन्स को क्या सिक्योर करेंगे, उनका जस्टिस भी हम सिक्योर करेंगे। तो जस्टिस वहाँ पर आता है। उनकी लिबर्टी हम सिक्योर करेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दी गई है। तो लिबर्टी एक ध्यान रखिए, लिबर्टी प्रियम्बल में आता है। इक्वलिटी भी जो है वो प्रियम्बल में आता है। और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, ये भी प्रियम्बल में आता है। तो ये चीज़ें जो है वो प्रियम्बल में आती हैं। एडल्ट सफरेज जो है वो यहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ पर जब नहीं पूछा गया कि कौन सा मेंशन नहीं है, तो एडल्ट सफरेज यानी कि व्यस्त मताधिकार जो है यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रियम्बल में जस्टिस कितने तरह का है, तो जस्टिस है 3 तरह का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये ध्यान रखना कि ये कितनी तरह का है, 3 तरह का जस्टिस है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इक्वलिटी कौन सी है, तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है और इक्वलिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल है, ये इक्वलिटी है। और फ्रेटर्निटी तो आपको पता है भाईचारा होता है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या यहाँ से पूछ सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा जो था 26 नवंबर 1945 को जो था वो क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक तरह से दे दिया गया। तो 26 नवंबर 1949 आप ध्यान रखना, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। प्रियम्बल के हर एक वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए, मेंस के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन। तो प्रियम्बल के सारे क्वेश्चन जान लिए। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स से। बोलते हैं 22 में फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। तो फंडामेंटल राइट्स को आपको पता है सस्पेंड भी किया जा सकता है कुछ केसेस में। तो इनको कौन सस्पेंड कर सकता है, ये पूछते हैं क्वेश्चन में। तो इनको जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फंडामेंटल राइट को जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अच्छा, अब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बन जाता है। तो क्या क्वेश्चन यहाँ से पर पूछा जा सकता है कि कितने तरह के फंडामेंटल राइट जो हैं वो आपके पास हैं। ओरिजिनली अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब फंडामेंटल राइट आए थे, तो 7 फंडामेंटल राइट जो था वो हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, एक फंडामेंटल राइट था जिसको डिलीट कर दिया गया, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये आर्टिकल नंबर 31 में आता था। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो था वो डिलीट कर दिया गया। और अब जो है वो 6 फंडामेंटल राइट जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रह गए हैं। और देखो कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जब फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड होते हैं। तो सिचुएशन होती है नेशनल इमरजेंसी की। जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो उस दौरान फंडामेंटल राइट की जो गारंटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सस्पेंड जो है वो हो जाती हैं। और ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है, ये इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत आती है, ये आर्टिकल 352 के तहत जो है वो आती है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के तहत आती है इमरजेंसी। ये अगर कोई वॉर कंट्री का हो जाता है तो उस दौरान ये नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। कोई एक्सटर्नल एग्रेशन रहता है, मतलब बाहर से कोई आक्रमण कर लेता है या कोई बाहर के देशों के साथ कोई संकट रहता है, तो उस दौरान ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगती है और आर्टिकल 352 के तहत लगती है। और इसी केस में जो है वो क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। और प्रेसिडेंट के पास तो पावर है ही कि वो जो है वो आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के पद की शपथ जो है वो कौन दिलवाता है, ये दिलवाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चीफ जस्टिस होते हैं वो जो है वो शपथ दिलवाते हैं। अभी आपको पता है प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है द्रौपदी मुर्मू, और इनको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो था वो शपथ दिलवाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है,
वैसे तो प्रेसिडेंट के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट को अभी रिलेट यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने भी जो है वो शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो मुख्य जस्टिस हैं जिनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ दिलवाई। तो ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलवाता है, तो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो था वो पद की शपथ जो था वो दिलवाई। ये आप ध्यान रखें। और प्रेजेंट टाइम में 34 जजेस जो हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये भी पता होना चाहिए। कल मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के एक जज हिमाचल प्रदेश से एक व्यक्ति संबंध रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चुने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में शपथ जिनको दिलवाई गई है, जिनका नाम है संजय करोल। ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये संबंध रखते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। इसमें कौन होता है, इसमें जो भी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो स्टेट्स की होती हैं उसके इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वो भी जो है वो यहाँ पर होते हैं। ये आप ध्यान रखें। तो ये लोग जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। और अगर मान लो कि प्रेसिडेंट को शपथ दिलवानी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कहीं बाहर है, मतलब किसी काम से छुट्टी पर हैं या बाहर हैं, तो कौन उनको शपथ दिलवाएगा, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो जो भी सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का होगा वो जो है वो शपथ दिलवाएंगे। और प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स जो है वो एज भी रखी गई है कि 35 ईयर्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग लॉज इन दी फंक्शन ऑफ, तो बोलते हैं कानून लागू करने का कार्य किसका होता है। देखो इम्प्लीमेंट जो लॉ किए जाते हैं वो किसका फंक्शन होता है। आपको पता होना चाहिए कि लॉ किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लॉ किसके द्वारा लागू किए जाते हैं। और लॉ अगर लागू करने की बात कही गई है तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका काम होता है, जो इम्प्लीमेंट होता है लॉ को करना वो उनका काम होता है। और अगर बात की जाए कि लॉ को फॉर्म करना जो है वो किसका काम होता है, तो लॉ को फॉर्म करना जो है वो किसका काम होता है, वो काम होता है तो जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर जो होता है, विधानमंडल जो होता है उसका काम होता है लॉ एनेक्ट करना। और अगर बात करें कि जुडिशरी का काम क्या होता है, तो जुडिशरी का काम तो देखो दिखता हुआ काम होता है, बहुत स्पष्ट काम होता है कि लोगों को जस्टिस दिलाया जाए। कहीं पर डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट को सेटल किया जाए, गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है उसको भी सेटल किया जाए। ये आप ध्यान रखिए। तो इन तीनों बॉडीज़ के फंक्शन जो है वो याद रखने हैं, किस किस बॉडी के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के। आपको पता है ये पावर ऑफ सेपरेशन है, इनके पास अलग अलग पावर जो है वो दी गई है। आप अलग अलग आर्टिकल पढ़ते हैं, एक आर्टिकल पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 50 आर्टिकल नंबर 50 जो है वो किसकी बात करता है, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की जो है वो बात करता है। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। और इसी तरह आर्टिकल नंबर 123 भी आप पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 123 किसकी बात करता है, ये बात करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो होगा वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा कंट्री का, और उसके पास कुछ पावर्स होंगी, वो लेजिस्लेटिव पावर्स को जो है वो कुछ कंडीशन में जो है वो इंजॉय भी कर सकता है। तो ये अलग अलग लॉ आप ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ से। और आर्टिकल जो मैंने बताए, ये आर्टिकल नंबर 50 जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो आता है। कहाँ पर आता है आर्टिकल नंबर 50, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। और इसमें कहा गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो कितने हो सकते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं। अब राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा के मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनको किस तरह से चुना जाता है, और भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो पहले तो इनके सदस्यों की बात करते हैं कि किस तरह से है। इसमें देखो क्या होता है राज्यसभा में कि 250 मेंबर जो हैं वो होते हैं, और 1/3 ऑफ मेंबर जो हैं वो एवरी 2 ईयर में जो है वो रिटायर भी हो जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और इसमें 238 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुने जाते हैं, और 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी संगीतकार को, किसी एक्टर को राज्यसभा में चुन लिया जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि किसी भी फील्ड से, साइंस की फील्ड से, आर्ट, सोशल सर्विसेज, लिटरेचर, किसी भी फील्ड से जो है वो 12 सदस्य चुन सकता है।
जैसे आपको ध्यान हो कि लास्ट टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे उनको राज्यसभा में चुना गया था, तो वो आर्टिकल ये जो है वो स्पेशल पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। राज्यसभा जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो राज्यसभा जो है वो आर्टिकल नंबर 80 के तहत आता है। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा की बात जो है वो की गई है, ये भी पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 80 जो है वो किसकी बात करता है, राज्यसभा की बात करता है। हिमाचल प्रदेश से बात करते हैं तो राज्यसभा की 3 सीट जो है यहाँ पर आती हैं। अब राज्यसभा की 3 सीट यहाँ पर आती हैं, तो ये कौन कौन से जो हैं वो सदस्य हैं जो राज्यसभा के लिए यहाँ से चुनकर अभी गए हैं, ये पता होना चाहिए। एक तो जगत प्रकाश नड्डा का नाम आपने ध्यान रखना है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो पुराने वाइस चांसलर थे उनका नाम आपने ध्यान रखना है, सिकंदर। और एक है इंदु गोस्वामी। ये तीनों के तीनों बीजेपी के हैं, और आप ये ज़रूर ध्यान रखें, जगत प्रकाश नड्डा, इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार, इनके नाम तीनों के तीनों बीजेपी से हैं। तो ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 6 साल के लिए जो है ये चुने जाते हैं, 6 साल भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं किसके कंट्रोल में आते हैं, किसके कंट्रोल के तहत जो है ये होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंडर आते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट जज हमेशा ही हाई कोर्ट के अंडर रहते हैं, और अगर हाई कोर्ट के जजेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से भी एक नया क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। क्या क्या क्वेश्चन हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन आपने हाई कोर्ट से मिलता जुलता या फिर हाई कोर्ट से जो याद रखना है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का ही याद रख लेना है। क्या क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट जो था वो सबसे पुराना कलकत्ता हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, इनकी स्थापना कब की गई, 1862 में इनकी स्थापना जो था वो की गई थी। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चीफ जस्टिस जो होते हैं वो इनके द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही। और इनकी शपथ जो है वो कौन दिलवाता है, तो गवर्नर जो होते हैं वो इनकी शपथ जो है वो दिलवाते हैं। ये भी ध्यान रखें कि शपथ कौन जो है वो दिलवाता है, गवर्नर शपथ दिलवाएंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर 2 स्टेट्स होते हैं और उनका एक ही हाई कोर्ट होता है, या 2 से ज़्यादा स्टेट्स होते हैं उनका एक ही हाई कोर्ट होता है। तो 2 स्टेट्स जैसे कि पंजाब और हरियाणा है, इनका एक ही हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कहाँ पर है इनका, चंडीगढ़ में इनका हाई कोर्ट है। और जैसे कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका हाई कोर्ट जो है वो एक है। कौन कौन से, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर जो है वो आते हैं। ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये सारा आपने यहाँ से क्लियर कर लिया, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे अब यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछते हैं आपसे, बोलते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। तो बोलते हैं कि 73rd नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये पंचायती राज से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये पंचायती राज से जो है वो जुड़ी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो रिवाइज करते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा शेड्यूल हमारा ऐसा है जो पंचायती राज की बात जो है वो करता है। तो आपने ध्यान रखना है कि 11वां शेड्यूल ऐसा है जो पंचायती राज की बात करता है, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसी है जो पंचायती राज की बात करती है। आर्टिकल नंबर 40 ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की बात जो है वो करता है। अभी शेड्यूल की बात हुई ना, तो एक शेड्यूल अभी खबरों में है, वो है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो है वो खबरों में है क्योंकि इस शेड्यूल की मांग कर रहा है लद्दाख कि हमें 6th शेड्यूल में डाला जाए। लद्दाख का कहना है कि जब से लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है तो स्टार्टिंग में तो बहुत खुश हुआ था कि हमें अलग कर दिया गया, परंतु उसके बाद कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई। ये एलिगेशन जो है वो लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वैकेंसीज वहाँ पर भी नहीं निकली काफ़ी टाइम से। जो पोस्ट हज़ारों में भरने की बात कही गई थी वो 700-800 पोस्टें ही जो हैं वो भरी गई हैं इतने सालों में। और ये भी कहा गया है कि वहाँ पर जितना पैसा लद्दाख के लिए आवंटित हुआ था वो पैसा खर्चा भी नहीं गया। तो 6th शेड्यूल में हमें डाला जाए, क्योंकि 6th शेड्यूल में बात की जाती है कुछ प्रोविज़न है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के ट्राइबल एरियाज़ जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। तो इसी शेड्यूल में डालने की बात कह रहे हैं ये भी कि हमें भी जो है वो यहाँ पर शामिल किया जाए।
और पंचायती राज की जब भी बात होती है तो आपने ध्यान रखना है कि बहुत सारी कमेटीज़ आई जिनमें पंचायती राज की बात हुई, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी आई। ये कमेटी 1957 में आई थी। ये कब आई थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1957 में आई थी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई थी। एक GVK राव कमेटी आई थी, ये 1985 में जो था वो आई थी, ये 1985 में आई। एक LM सिंघवी कमेटी आई, ये 1986 में आई। उस टाइम राजीव गांधी की सरकार होती थी जब इसको जो था वो अपॉइंट किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट गादगिल कमेटी आई। गादगिल कमेटी जो था वो 1988 में कॉन्स्टिट्यूट जो था वो की गई थी। तो ये सारी कमेटीज आप ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाएंगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इज प्रोविजनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी हम इमरजेंसी की बात कर रहे थे, तो इमरजेंसी जो है वो 3 तरह की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। कितनी तरह की? 3 तरह की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी 3 तरह की इमरजेंसी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है तो क्वेश्चन पूछने वाला ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये 3 तरह की कौन कौन सी इमरजेंसी दी गई है। एक जो नेशनल इमरजेंसी हम पढ़ रहे थे आर्टिकल नंबर 352 के तहत आती है, एक वो दी गई है। दूसरी इमरजेंसी यहाँ पर दी गई है जिसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, वो आर्टिकल नंबर 356 के तहत आती है। तीसरे नंबर की इमरजेंसी यहाँ पर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल नंबर 360 के तहत जो है वो आती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है और स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लग चुकी है। और अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ये इमरजेंसी भी जो है वो लग चुकी है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। कब कब ये नेशनल इमरजेंसी जो था वो लगी थी ये पता होना चाहिए आपको कि कब कब ये नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 के तहत जो था वो लगी थी। तो ये अक्सर लगती है जब वॉर लाइक सिचुएशन कंट्री में होती है। तो नेशनल इमरजेंसी 1962 में लगी, नेशनल इमरजेंसी 1968 में भी लगी और नेशनल इमरजेंसी 1975 में भी जो था वो लगी थी। अब क्या क्या सिचुएशंस थी जो 1962 से लेकर 1968 तक चली थी? ये इंडिया चाइना वॉर के दौरान लगी थी। फिर 1971 में इंडो पाक वॉर जब हुआ था तो उस दौरान 1971 में दूसरी बार लगी। तीसरी बार 1975 में लगी जब इंदिरा गांधी का टाइम होता था और उस दौरान जो था ये लगी थी। प्रेसिडेंट उस दौरान जो था वो फखरुद्दीन अली अहमद जो था वो होते थे। ये तीसरे टाइम यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी। पहली बार इमरजेंसी 1962 से 68 तक, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 टू 1977 लगी थी। तो ये आप ध्यान रखें कि इमरजेंसी के कौन कौन से ईयर हैं, इसके आर्टिकल ध्यान रखने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अभी तक लगी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं 29 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं व्हेन द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। देखो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की जब भी बात की जाती है तो ये कमीशन इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटीज़ के लिए कमीशन है जिसकी स्थापना 1992 में जो था वो की गई थी। 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैसे ये जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है ये एक्ट था 1992 का और 1993 में जो था ये फॉर्म हुई थी। एग्जैक्टली ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हमने पिछले कल HPG के में पढ़ा था गिरिराज पत्रिका में। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो था वो बना था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बना था एक। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में बना था। ये कमीशन आप ध्यान रखें। 2-3 कमीशन मैंने आपको बता दिए, इन कमीशन को जोड़ लीजिए, याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कमीशन ही 2-3 बने और 2-3 क्वेश्चन एग्जैक्टली डायरेक्टली यहाँ से पूछ ले जाएंगे अगर पूछे जाते हैं। आगे बोलते हैं न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज। तो बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो नई ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है। यूनाइटेड नेशन की जो नई ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है अरेबिक। ये जो है वो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन में जो है वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। कौन कौन सी हैं ये? इसमें अरेबिक आती है, चाइनीज़ आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, रशियन आती है, स्पेनिश आती है। तो रशियन भी आती है, स्पेनिश भी आती है, चाइनीज़ भी आती है और इसके अलावा एक इंग्लिश आती है और न्यू जो है वो है अरेबिक। ये आप ध्यान रखना। अगर हम यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है ये कब फॉर्म किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन जो था वो 1945 में फॉर्म किया गया था और प्रेजेंटली इसमें कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में हैं। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन जो है इसमें परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर जो है ये भी होते हैं।
इसमें किस तरह से परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो होते हैं। तो इसमें पहले तो इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस, उनका नाम ध्यान रखना। और इसके परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में जानिए कि किस तरह से होते हैं। तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं जिनकी संख्या 10 होती है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर वैसे तो आपको पता होंगे, परंतु एक बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? चाइना इसमें आता है, फ्रांस इसमें आता है, इसमें रशिया आता है, इसमें यूनाइटेड किंगडम आता है और यूनाइटेड स्टेट आता है। ये 5 स्टेट जो हैं वो यहाँ पर हैं, ये आपने ध्यान रखना है, जो कि परमानेंट है और इनके पास वीटो पावर होती है। ये अपनी वीटो का इस्तेमाल भी जो है वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। और अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बताइए। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कहा था कि हम करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया करेंगे, तो आपने ही सुजेशन दिया था, तो उस सुजेशन को कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो खबरों में थे, ताकि आपको जो है वो हेल्प मिल सके। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति जो हैं वो बनाए गए हैं, यानी कि बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम ज़रूरी है। ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद शाहबुद्दीन। मोहम्मद शाहबुद्दीन जो है ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति जो है वो होंगे, मोहम्मद शाहबुद्दीन, इनका नाम आप ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है रायना बरनावी। रायना बरनावी इनका नाम है, इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि सऊदी अरब से 2023 में जो कोई महिला जाएगी अंतरिक्ष मिशन के लिए, पहली महिला, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा रायना बरनावी। ये नाम ज़रूर ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को पीस प्राइज़ भी दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार जिसको आप कह सकते हैं, ये किसको दिया गया है? ये एंजेला मर्केल को जो है वो दिया गया है। यूनेस्को पीस प्राइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर आपके एचएस के एग्ज़ाम के लिए, इसको ज़रूर नोट कर लें। यूनेस्को पीस प्राइज़ बार बार रिपीट नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो इसको अभी नोट कर लें। और अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 भी निकला है। इसमें टॉप किस कंट्री ने किया है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है और एचएस के लिए मान के चलिए कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो निकला है, इसमें टॉप करने वाली कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में ध्यान रखें। और फिनलैंड के बाद दूसरा नंबर डेनमार्क का है और तीसरा नाम स्विट्जरलैंड का। और इंडिया का इसमें कौन सा रैंक रहा है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का 136 रैंक जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है वो रहा है। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, आने वाले एग्जाम की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्विज़, इंपॉर्टेंट PDF, ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम पर जो है हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर देख लें। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।